हमारे आप लोग ठीक ठाक है ना? गर्मी लग रही है? नहीं लग रही है? क्या बात है। हमारे महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र जी शुक्ल, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी और आप सबके प्रत्याशी, आप सबके सांसद श्री गणेश सिंह जी, श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी विधायक मैहर, श्री सतीश शर्मा जी भाजपा जिलाध्यक्ष, श्री कमलेश सुहानी, श्री सुरेंद्र सिंह घरवार विधायक, श्री शंकर लाल तिवारी, श्री यादवेंद्र सिंह, उषा चौधरी, सुष्मिता सिंह परिहार, शशांक श्रीवास्तव, गगनेंद्र प्रताप सिंह जी, राजाराम जी त्रिपाठी, कामाक्षा कुमारी सिंह, सुधीर सिंह तोमर और पुष्पराज बागरी और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे समय के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर, फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं, केवल एक काम के लिए आया, गणेश सिंह को भारी मतों से विजय दिलाने की आप सबसे अपील करने के लिए आया। आप यह कह सकते हैं, क्या गणेश सिंह जी के बिना संसद नहीं चलेगी? बहनों भाइयों, संसद तो किसी भी तरीके से चल सकती है, लेकिन मैं लोकसभा का डिप्टी लीडर होने के नाते, उसके लीडर हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डिप्टी लीडर मैं हूं। संसद में यदि किसी प्रकार का अवरोध पैदा होता है तो आपके ही सांसद गणेश सिंह हम लोगों के सहयोगी बनकर बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसीलिए मैं गणेश सिंह जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आया हूं। कई अन्य राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनाव के मैदान में हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों से आप अच्छी तरह परिचित हैं। इन राजनीतिक पार्टियों को लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में सरकार चलाते हुए किसी न किसी रूप में आपने देखा है। केंद्र में भी देखा है और राज्य में भी आपने देखा है। बहनों भाइयों, अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी 24 कैरेट की सोना है। बहनों भाइयों, 24 कैरेट की सोना। आप यह कहेंगे कि आप 24 कैरेट का सोना भारतीय जनता पार्टी को क्यों कह रहे हैं? क्या आप यहां सारे लोग दूध के धोए हुए हैं? मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग दूध के धोए हुए हैं, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, जब भी चुनाव आता है, अपने घोषणा पत्रों में जो भी वादे करती है, वह भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः अपने वादों को पूरा करती है। बहनों भाइयों, जो हम कहते हैं वह हम करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये 24 कैरेट की सोना के समान है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई झूठ बोलता ही नहीं है। होंगे ऐसे लोग, व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है बहनों भाइयों, पार्टी पर भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कोई दाग लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी को तो मैं कहता हूं, अब यह जंग लगा हुआ लोहा है। 50 वर्षों तक इन्होंने इस हिंदुस्तान में अखंड हुकूमत की है। क्या भारत को शिखर तक नहीं ले जाया जा सकता था? 50 वर्षों का समय यह कम था? लेकिन आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर बहनों भाइयों करिश्मा करके दिखा दिया। कोई माने या ना माने,
सारी दुनिया मानती है 10 वर्षों के अंदर भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले हम विदेशों में जाते थे, यदि हम कुछ बोलते थे हमारी बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यह हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते हैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में, बहनों भाइयों सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। 50 वर्षों के शासनकाल में यह कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उसको करके हम लोगों ने दिखाया है। हम ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं, भारत का विकास भी करना चाहते हैं, लेकिन भारत की विरासत को भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप यह कहेंगे कि विरासत को कैसे सुरक्षित करेंगे आप? मैं बहुत सारे मंदिरों का, बहुत सारे पुरातत्व शेष, उनके जीर्णोद्धार का, उनके उत्थान का जो काम किया है उसकी बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में स्थित बाबा महाकाल की नगरी की यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का, समय की गणना का केंद्र कोई नगरी हुआ करती थी तो बाबा महाकाल की नगरी हुआ करती थी। इसके महत्व को कांग्रेस की सरकारों ने भुला दिया। मोदी जी की प्रेरणा से पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली विक्रमादित्य घड़ी फिर से महाकाल की नगरी में स्थापित हुई है। बहनों भाई, यह भारत की समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। वहीं यह उस कालचक्र का भी साक्षी बनेगा जो भारत को विकसित भारत बनाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हम विकास भी करते हैं और साथ ही साथ अपनी विरासत को भी हम सुरक्षित रखते हैं। और ऐसी सरकार के ऊपर कांग्रेस के लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। 10 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह पाया कि हमारी सरकार पर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। मैं दावे के साथ कहता हूं जितने भी हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकारें रही हैं सबके ऊपर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। बहनों भाइयों, लेकिन यही कांग्रेस के लोग संसद में बैठे रहते हैं, एक भी आरोप हमारी सरकार के ऊपर चस्पा नहीं कर पाए। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और कांग्रेस हमारी सरकार के ऊपर, मोदी जी के सरकार के ऊपर आरोप लगाती है कि यदि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, भारत का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप ही लोगों की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरीके से भारत के ऊपर इमरजेंसी उन्होंने थोपी थी और लाखों की संख्या में लोगों को, निरपराध लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया था। बहनों भाइयों, 18 महीने तक मैं भी इसी कांग्रेस सरकार की इमरजेंसी के दौरान जेल में रहा हूं। हमारे जैसे लाखों लोग जेल में रहे। मुझे इसी हुकूमत ने 2.5 महीने तक तन्हाई भी दी है, सॉलिटरी सेल में मैं रहा हूं। माता की मृत्यु भी हो गई, तब भी उसका संस्कार करने के लिए भी उन्होंने पेरोल मुझे नहीं दिया था। वो आज लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। बहनों भाई, हमने जो कहा है वह किया है। मुझे याद है कि 1984 में जब हमारा घोषणा पत्र बना था, उसमें हम लोगों ने कहा था जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिलेगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आपने संसद में बहुमत दिया, ईश्वर की कृपा थी, भगवान राम की कृपा थी कि अयोध्या की धरती पर उसी भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। और आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को इस विशाल सभा के माध्यम से संदेश देकर जाना चाहता हूं। भगवान राम अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। बहनों भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है।
फिर भी कांग्रेस के लोग हम लोगों पर आप आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है, और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, अब यह मानकर चलते हैं क्या क्या हमारी सरकार ने किया है। बहुत विस्तार में जाकर सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी आपको चिंता सताती है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार ने हिंदुस्तान को खोखला कर दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करूं, ऊपर से मैं 100 पैसा भेजता हूं, 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ पाता है और बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है। इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया। पहली बार इस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया तो भारत माता के सपूत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने स्वीकार किया। और मुझे याद है, मैं भारत का गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, बगल में मैं भी बैठा था, अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री जी ने अधिकारियों को एक निर्देश दे रहे थे कि भाई इस हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोगों का बैंक में खाता खुल जाना चाहिए, जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाना चाहिए, 1 पैसा न हो तब भी उनका खाता खुल जाना चाहिए। तो बहनों भाइयों, मैं तो अचंभित था। मैंने कान में पूछा कि मोदी जी खाता इतने सारे लोगों का खोल कर क्या होगा। उन्होंने कहा कि राजनाथ जी मैं बाद में बताऊंगा। बहनों भाइयों, उसका करिश्मा मुझे बाद में देखने को मिला। जनधन आधार और मोबाइल की एक ऐसी त्रिमूर्ति उन्होंने तैयार कर दी। जिस बात को लेकर राजीव गांधी ने चिंता व्यक्त की थी, उस चिंता ही समाप्त हो गई। आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके जेब में पहुंचता है। मेरे बहने भाइयों, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने वाला है। भ्रष्टाचार भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, भय, भूख और भ्रष्टाचार से हम मुक्ति दिलाएंगे, यह कांग्रेस का नारा हुआ करता था, लेकिन वह अपने नारे पर अमल नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। उसको यदि कोई पूरा कर रहा है तो हम लोग पूरा कर रहे हैं। बहनों भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश में भी ऐसी भी घटनाएं हमको सुनने को मिलती थी, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भूख के कारण बहुत सारे लोग दम तोड़ देते थे। लेकिन आज यह कोई नहीं कह सकता किसी परिवार में अन्न न मिलने के कारण, भोजन न मिलने के कारण किसी की मृत्यु हो गई। किसने यह करिश्मा किया है भारत में? 5-5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराना। और मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, यह राशन नहीं होगा, यह राशन आपको 5 वर्ष आगे तक भी मिलता रहेगा, आपको भरोसा दिलाता हूं। और ईमानदारी से बताइएगा, एक परिवार में मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां 4-4, 5-5 लोग 5-5 किलो ले लेते हैं, खाते हैं, और जो बचता है फिर
दुकान पर भी चला जाता है। यह भारत में कोई शिकायत नहीं कर सकता कि भूख के कारण किसी की मृत्यु हुई है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भ्रष्टाचार समूल हमने समाप्त कर दिया, क्योंकि हम आपकी आंखों में झूठ बोलकर हम आपका समर्थन नहीं हासिल करेंगे। जब भी आपका समर्थन हासिल करना होगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर आपका समर्थन हासिल करेंगे मेरे बहनों भाई। लेकिन काफी हद तक भ्रष्टाचार को रोकने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। गरीब की कैसे चिंता की जाती है, मैं उदाहरण बहुत सारे हैं। जन औषधि केंद्र, आप जानते हैं आजकल दवाइयां कितनी महंगी हो गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने गरीबों की चिंता करते हुए, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए यह कहा कि सारे हिंदुस्तान में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जन औषधि केंद्र पर चले जाइए, आपको वैसे आम दुकान पर जितनी में 100 पैसे में दवा मिलेगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जन औषधि केंद्र पर वह 75 और 80 पैसे में आपकी दवा मिल जाएगी। और गरीबों में यह भी मैंने देखा, किसी का लिया वो कोरोनरी ब्लॉक हो गई, हार्ट की नस, क्या कहते हैं उसको, कोरोनरी को हिंदी में क्या कहेंगे, जो हार्ट की नस जो हो जाती है, नली, हार्ट, उसे कहा हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लॉक हो जाती है, ब्लड की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं होती है। अब जानते हैं जिनके पास पैसा होता था वही अपने हार्ट का इलाज करा पाते थे, गरीब नहीं करा पाता था। और लगभग 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए में वह स्टंट मिलता था जो कि इसमें डाला जाता था। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने उस स्टंट की कीमत करके केवल 7,500 रुपया कर दिया है। बहनों भाइयों, किस सीमा तक उन्होंने चिंता की है। लेकिन सरकार चाहेगी जैसे हो हमारी बननी चाहिए, यह कांग्रेस के लोगों की चिंता रहती है। हिंदू मुसलमान इस नाम पर देश को बांटकर बराबर उन्होंने सरकार चलाई है। हम बहनों भाइयों जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले लोग। कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब 3 तलाक की प्रथा आपने क्यों समाप्त कर दी? यह तो मुस्लिम समाज का मामला था। कांग्रेस के दोस्तों को शायद यह मालूम नहीं है, कोई मां हो, कोई बहन हो, कोई बेटी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, बहनों भाइयों, हम जैसे लोगों के लिए हमारी मां है, बहन है, बेटी है। कोई किसी से शादी करके और शादी के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर उसकी छुट्टी कर दे, अन्य राजनीतिक पार्टियां उसे माफ करने। लेकिन बहनों भाइयों, सरकार बने या न बने, भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, हम तो संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चाहे जैसे भी हमको वोट मिलना चाहिए, भले ही यह समाज जाति, पंथ और मजहब में बच जाए। क्या क्या नहीं किया है इन लोगों ने, देश को बर्बाद किया है। और आज ही मैं इलाहाबाद में जब दिल्ली से चलकर जब मैं लैंड किया हूं, तो मैंने देखा, मैं गया था वहां के रिटायरिंग रूम में थोड़ी देर के लिए, तो वहां पर अखबार रखे थे, अखबार में देख रहा था। मैंने भाइयों ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है। अमेरिका के एम्बेसडर ने एक किसी फोरम पर, किसी मंच पर बोलते हुए कहा है, देशवासियों को कहा है, ऐ देशवासियों, देश बने दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भी कहा है, अगर आपको भविष्य देखना चाहते हैं, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो भारत में आइए। अगर आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो भारत में आइए। अगर भविष्य पर काम करना चाहते हैं तब भी दुनिया वालों भारत में आइए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर एरिक गारसेटी ने कहा, और यह कल ही कहा। माने अमेरिका जैसे ताकतवर देश की धारणा भारत के बारे में यह बदल गई है। और शायद आपको मालूम है या नहीं, मैं नहीं जानता,
बहनों भाइयों, भारत कहा जाता था गरीबों का देश है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है। बहुत सारे अर्थ से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल फर्म्स हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। मेरे बहनों भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां भी जितने लोग बैठे हैं, यदि किसी के पास कच्चा मकान रहा होगा तो उनको पक्की छत मिल गई होगी, और यदि कोई आपके गांव में बचा है तो गणेश सिंह को नोट करा देना। मैं दावे के साथ कहता हूं, उसकी भी छत पक्की होकर रहेगी। मैं मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को देखा है, मैंने राजस्थान की माताओं बहनों को देखा है, घड़े पर घड़ा पानी का भरकर, 5-5, 6-6 घड़े भरकर दूर से गर्मी के दिनों में पानी लेकर पीने के लिए, स्नान करने के लिए, खाना बनाने के लिए घरों में लेकर आती थी। किसी प्रधानमंत्री के अंदर वह संवेदनशीलता नहीं थी। पहली बार उनकी चिंता किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है बहनों भाइयों। और ये फैसला कर लिया, हम सब लोग मौजूद थे, फैसला कर लिया, हिंदुस्तान में हम एक घर भी नहीं शेष बचने देंगे जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। और सतना में यह हो रहा है कि नहीं गणेश सिंह जी? सतना में भी काम हो रहा है ना, अभी चल रहा है काम। जिसके घर में न पहुंचा हो मत कहिएगा कि हमारे यहां नहीं पहुंचा। क्या कभी आपने कल्पना किया था कि वह भी दिन आएगा? छोटी छोटी बातों की चिंता बराबर हमारी सरकार ने बहनों भाइयों की है। सड़कों का जहां तक सवाल है, 10 साल पहले आपने सड़कों की हालत देखी होगी और आज आप सड़कों की हालत देखेंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। कांग्रेस के लोगों से पूछिए ईमानदारी के साथ, जब आपकी सरकार थी तो प्रतिदिन 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनती थी। क्या कारण है कि मोदी जी के आने के बाद यह नेशनल हाईवे 38 से लेकर 40 किलोमीटर प्रतिदिन भारत में बन रही है? करिश्मा हो रहा है भारत में। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब मैं रक्षा मंत्री हूं, जानते हैं भारत चीन की सीमा, जो भारत पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, कांग्रेस के जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे वह कहते थे चीन की सीमा पर न सड़क बनाओ, न कोई बुनियादी ढांचा का विकास मत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मत करो, वहां पर पानी होने की भी व्यवस्था मत करो। सीमा के पास भी हमारे भारत के रहने वाले लोग तो हैं, रहते हैं, लेकिन सड़क मत बनाओ, बिजली मत लगाओ, कोई सुविधा मत दो। नहीं होगा यह कि चीन के लोग सीमा क्रॉस करके भारत में आ जाएंगे और चीन अपनी तरफ सारा काम कर रहा है और कांग्रेस के लोग चुप्पी साधे बैठे थे। बहनों भाइयों, हम लोगों की सरकार आने के बाद मोदी ने कहा कि राजनाथ जी रुकना नहीं है, हम भी सीमा के पास बुनियादी ढांचों का विकास करेंगे, हम भी बिजली लगाएंगे, सड़क बनाएंगे। बहनों भाइयों, आप यदि जाना चाहते हैं तो सड़कों के माध्यम से सीमा तक जा सकते हैं। सीमा के पास रहने वाले गांव हमारे यहां अंतिम गांव नहीं है। कांग्रेस इसे अपने देश का अंतिम गांव मानती थी, लेकिन हम सीमा के पास रहने वाले अपने गांवों को पहला गांव मानते हैं। बहनों भाइयों, पहला गांव मानते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, तो गोले, बम, मिसाइल, बंदूक, फायर आर्म, राइफल्स वगैरह, फाइटर प्लेन बराबर यह दुनिया के दूसरे देशों से हमारी सरकार आयात करती थी, मंगवाती थी। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह सब चीजें भारत की धरती पर बननी चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बननी चाहिए। और 7-8 वर्षों के अंदर यह करिश्मा हुआ है। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, हम लोग पहले केवल 600 करोड़ रुपए की छोटी छोटी चीजें कुछ कमजोर देशों को भेज देते थे। आज हम फाइटर प्लेन भी भारत में बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं। हम ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत में बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं। और केवल भारत के सेना के जवानों को ही मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी हम ब्रह्मोस मिसाइल और फाइटर प्लेन बेच रहे हैं। मेरे बहनों भाई, 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का अभी एक्सपोर्ट किया है। यह है भारत की ताकत।
भारत एक कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब ताकतवर देश बन गया है। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं 21वीं सदी इस दुनिया में किसी की होने जा रही है तो भारत की होने जा रही है। 21वीं सदी उज्जवल सदी होगी, दुनिया में किसी देश की होगी तो भारत की होगी। यह लोगों का विश्वास है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कभी विफलता न मिली हो। ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों को भी कभी कभी असफलता मिली है। अब जो चंद्रयान 2 की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। चंद्रयान 2 हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन कोशिश करके बरसों कोशिश की कि हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं और चंद्रमा पर अपना लैंडर वहां लैंड करें। बेचारे नहीं कर पाए। तो प्रधानमंत्री का देखिए संवेदनशीलता। और बहनों भाइयों, मैं देख चुका हूं, क्योंकि हमारे यहां भी लगभग 8000 वैज्ञानिक हमारे रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं, डीआरडीओ में। बहुत सारी चीजें बनाते हैं, रॉकेट, मिसाइल, जैसा बहुत चीजें बनाते हैं। जब टेस्ट करते हैं तो 1-2 बार वह टेस्ट देखने के लिए मैं गया था। उड़ीसा में मैं गया था एक स्थान पर, उस स्थान की चर्चा नहीं करूंगा। मैं वहां गया था, सारे वैज्ञानिक सब अपने अपने पूरे जो सेट होता है कंप्यूटर का वहां पर बैठे हुए थे, सैकड़ों वैज्ञानिक। और उसके बाद वहां से लॉन्च की गई एक मिसाइल, एक रॉकेट था या मिसाइल कुछ लॉन्च की गई वहां से। सारे वैज्ञानिकों ने वही बैठकर उस लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में तालियां बजाई कि हमारा जो ये प्रयोग था अब सफल होने जा रहा है। हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद उसको जिस सिलेंडर से बाहर निकलना चाहिए था, एक छोटे सिलेंडर को, वह नहीं निकल पाया। उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों के सब आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। मुझे 2 घंटे रुककर अपने वैज्ञानिकों को ढाढ़स बंधाना पड़ा कि आप चिंता मत करो, आपके कौशल पर, आपके ज्ञान पर, आपकी मेधा पर, आपकी वैज्ञानिकता पर हमको पूरा भरोसा है। वैसे ही जब चंद्रयान 2 नहीं पहुंच पाया चंद्रमा पर, जब वैज्ञानिक हताश निराश हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए, तब उनको ढाढ़स बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री सारा काम छोड़कर सुबह ही होते हुए उन वैज्ञानिकों के पास पहुंच गए और गले से लगाकर वैज्ञानिकों को ढाढ़स बनाया। और उसके बाद उन्हीं वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 तैयार किया और चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा दिया। विश्व में पहला देश यह भारत बन गया जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर लैंड कराने में उसने कामयाबी हासिल कर ली। बहनों भाइयों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे भारत के कद के बारे में आप देखिए, एक बार ऐसा हुआ, आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है लगभग 2 वर्षों से। मालूम है कि नहीं लोगों को? रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? जब हाथ में, अरे वाह, मध्य प्रदेश में बड़े जागरूक लोग हैं भाई। 2 साल से लड़ाई चल रही है। लड़ाई शुरू हुई थी, बराबर रूस की तरफ से भी 2 गोले मिसाइल चल रही थी, यूक्रेन भी इधर से मार रहा था। हमारे भारत के लगभग 25-26 हजार बच्चे वहां पर, कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की, कोई मैनेजमेंट की। तो उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए कि भाई मिसाइल कहीं पर भी गिर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तो उन लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री से मांग करना शुरू किया कि प्रधानमंत्री जी, चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से निकालकर भारत ले आइए। बहनों भाइयों, दुनिया का कोई देश यह काम नहीं कर पाया। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और वहीं पर यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी कि 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे वहां से चलकर भारत पहुंचे। यह है भारत, यह है भारत की शक्ति। कोरोना का संकट आपने देखा। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसमें कि मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने आप लोग खड़े हैं सबको कम से कम कोरोना का टीका, जिसे वैक्सीन कहते हैं, 2-2 टीका आपको लग गया होगा, कम से कम, नहीं तो 3-3 टीका लगा है।
2 तो लगा ही होगा, किसी को 3 टीके भी लगे। यदि लगे हैं, सच्चाई है, हमारी बात सही हो तो हाथ उठाइए, नहीं मत उठाइएगा, सबको लगे। आप जानते हैं दुनिया के बड़े बड़े जो विकसित देश हैं बहनों भाइयों, वहां भी सबको वैक्सीन की 2 डोज 3 डोज नहीं लग पाई है। लगी है तो 140 करोड़ वाले भारतवासियों को ही लगी है। यह है करिश्मा। इसलिए हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। और भारत अर्थव्यवस्था, धन दौलत के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, अब जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। अब जानते हैं 2026 समाप्त होगा, 2 साल 2.5 साल के बाद हमारा भारत अर्थव्यवस्था, धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स कह रही हैं, मॉर्गन स्टैनले कह रहे हैं। मैं हर चीज प्रमाण के साथ बोलता हूं, अप्रमाणिक चीज मैं कभी नहीं बोलता हूं। अब हमारे पास एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है। हमारे कुछ नेवी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे वह कतर गए थे। कतर में अपना कुछ काम वाम करते थे कुछ कंपनियों में। किसी मामले में कतर की कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी। और बहनों भाइयों, बहुत संकट की स्थिति पैदा हो गई। चाहे जो भी हो, हर के बावजूद हमारे भारतवासी थे और सारे परिवार के लोग मानकर चल रहे थे कि अब चूंकि दुनिया के दूसरे देश में फांसी की सजा हुई है, अब हमारे लोग बचकर नहीं आएंगे, उनको फांसी की सजा दे दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कतर के प्रेसिडेंट से बातचीत की टेलीफोन के माध्यम से, और आपको जानकर खुशी होगी कि वहां के राष्ट्रपति ने सारे के सारे हमारे जितने भी नेवी के सब सारे जवान थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी, उनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया बहनों भाइयों, और सकुशल वह भारत आ गए। कोई ऐसा अपराध नहीं किया था उन्होंने कि उनको फांसी की सजा दी है। मैं विशाखापट्टनम गया था, वहां पर मेरी सभा थी। मुझे देखकर उन जवानों को जब मैंने ये चर्चा की, कुछ जवान खड़े हो गए, हम ही कतर में थे जिसे फांसी की सजा दी गई थी। यह है भारत की ताकत। और ये कांग्रेस के लोग, अरे रंश मात्र भी कम का आंखों में थोड़ी बहुत हया होनी चाहिए। हमारा देश यदि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करता है तो हमारे सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण दो। सारी दुनिया स्वीकार करती है। भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। और हिंदू मुसलमान का भी कभी कभी इधर करके प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं। बहनों भाइयों सुन लो, आप अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, इसको भी पता लगा लीजिएगा। अरब के 5 देशों में उनके यहां का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वह दुनिया में शायद ही किसी को मिला होगा। पहली बार किसी को दिया है उन मुस्लिम देशों ने, अरब के 5 मुस्लिम देशों ने अपने यहां का सबसे बड़ा सम्मान किसी को दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। बहनों भाइयों, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, 21वीं सदी भारत की होने जा रही है। भारत विश्व गुरु बनेगा। आप सबका समर्थन चाहिए। किसी को यदि थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर नाराजगी हो तो मैं यह कहूंगा कि प्रश्न देश का है, व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। प्रश्न देश का है। आप वोट किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, आप वोट कर रहे हैं तो भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने के लिए आप वोट कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका पूरा समर्थन प्राप्त होगा। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।